नागरिकता के प्रोविजंस क्या हैं? नागरिकता के प्रोविजंस क्या हैं? कौन कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं? इसमें आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11 तक कौन सा व्यक्ति नागरिक होता है, ये कैसे तय होगा? जो व्यक्ति किसी राज्य में निवास कर रहा हो, काफी लंबे समय से निवास कर रहा हो, जन्म के आधार पर निवास कर रहा हो और उसके माता पिता भी यहाँ के निवासी हो, मैं सिर्फ भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, उसे वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, उसे वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, उसे संपत्ति उसके पास है, ऐसे कई सारे। तो पूर्ण सदस्यता का मतलब क्या है? वो सारे प्रोविजंस, और वो भारत के संविधान के प्रति आस्था रखता हो और उसका संविधान में क्या है, वो संविधान को फॉलो करता हो, और वो संविधान को फॉलो करता हो, वही क्या कहलाएगा? वो नागरिक कहलाता है। अब भारत के संविधान के जो नागरिकता के प्रोविजंस हैं, इसके लिए जो हमारे यहाँ प्रोविजंस है भारतीय संविधान के भाग 2 में किए गए हैं, और उसके लिए आर्टिकल हैं 5 to 11। संविधान में 26 जनवरी एक डेट दी गई थी, 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ये संविधान लागू होने के समय ये डेट एक तय की गई थी, 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ये तय कैसे किया जाएगा? ये तय करने का राइट आर्टिकल 11 के तहत संसद को है। आर्टिकल 11 के तहत संसद क्या कर सकती है? संसद विधि बना सकती है। इसके लिए कानून बनाने का अधिकार, जो राइट है, वो किसको है? संसद को है। दोस्तों याद रखिएगा, CAA पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो अगर CAA के संबंध में कोई भी जानकारी लेनी तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी संप्रभु राष्ट्र की में राज्य की ओर से अपने नागरिकों को ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो विदेशियों को नहीं मिलते। विदेशी मतलब जैसे हम लोग एलियंस कहते हैं, विदेशियों को कुछ अधिकार नहीं मिलते। अब देखिए, जब सिटीजनशिप की बात होती है तो 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, पहले होते हैं सिटीजन्स, जिसे हम लोग कहते हैं नागरिक। दूसरे होते हैं विदेशी, विदेशी मतलब एलियंस। जो एलियंस होती हैं 2 प्रकार के होते हैं, या तो फ्रेंडली राष्ट्र के होते हैं, है ना, या तो ये फ्रेंडली होते हैं, या फिर ये शत्रु देश से होते हैं, या फिर ये एनेमी होते हैं। अब सिटीजन्स और इनके बीच में कुछ कुछ कॉमन राइट्स हैं, है ना, जो नागरिकों को अधिकार दिए गए वो तो अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीजें कॉमन है, कुछ कॉमन राइट्स हैं इन दोनों के बीच में। शत्रु देश के लिए वो छूट नहीं है जो फ्रेंडली विदेशी नागरिकों के लिए दी गई है। एक होते हैं स्टेटलेस पीपल, एक होता है, थर्ड होते हैं स्टेटलेस पीपल। ये कौन होते हैं? राज्य विहीन लोग। ये इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं, ये इलीगल होते हैं, इलीगल या फिर अवैध आप्रवासी जिनको हम लोग बोलते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स कहते हैं इनको। और एक होते हैं, तो ये जो माइग्रेंट्स हैं ये स्टेटलेस होते हैं, ठीक है। अब एक होते हैं रिफ्यूजी, एक होते हैं रिफ्यूजीज, ये माइग्रेंट्स होते हैं। जैसे दलाई लामा, दलाई लामा क्या है? माइग्रेंट्स हैं, तिब्बत से यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, किसी दूसरे देश में शरणार्थी हैं, ये शरणार्थी होते हैं। और जो इलीगल शरणार्थी होते हैं उनको स्टेटलेस पीपल कहते थे। जो 4 टर्म्स लॉजी, ये 4 लोग हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे राइट्स हैं जो केवल नागरिकों को ही दिए जाते हैं, केवल नागरिकों को कुछ राइट मिलते हैं, केवल नागरिकों को। बाकी तो जैसे जीवन जीने का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, ये सारे राइट्स विदेशियों को भी मिलते हैं, लेकिन केवल नागरिकों को अधिकार, वो कौन कौन से हैं हमारे संविधान में, वो आपको जानना है, ठीक है। इसके लिए हमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 19 ये सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 29, अगर आप अल्पसंख्यक हो और आपको शिक्षा संबंधी अपनी संस्थाएं खोलनी है तो केवल नागरिक ही होना चाहिए, आप देश के नागरिक हो तभी खोल सकते हैं, ठीक है।
आर्टिकल 30, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो किनको दिए गए हैं, इन्हीं को दिए गए। इसके अलावा कुछ और राइट्स हैं, जैसे आप आर्टिकल 84 ले लो। आर्टिकल 84 के तहत क्या प्रोविजंस हैं कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, या मान लो लोकसभा या पार्लियामेंट के मेंबर बनना हो आपको, है ना, पार्लियामेंट्स का मेंबर्स, तो वो कौन हो सकता है, केवल नागरिक ही हो सकता है। आर्टिकल 191, है ना, विधानसभा के सदस्य बनना हो आपको, विधानसभा के सदस्य, तो वो भी क्या, वो भी नागरिक ही बन सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिन्हें केवल नागरिक ही होल्ड कर सकते हैं और कोई उनको होल्ड नहीं कर सकता। वो कौन सी पोस्ट है जो केवल नागरिकों को कुछ पोस्टें दी जाती हैं, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट आर्टिकल 58 के तहत प्रेसिडेंट की बात की गई है, बोला गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आर्टिकल 66 के तहत वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाती है ना। इसके अलावा CJI आर्टिकल 124 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पोस्ट हमारे नागरिकों को ही दी जाएगी। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसको भी इसके लिए आर्टिकल है 217, है ना। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस HCJ, ठीक है। इसके अलावा जैसे गवर्नर के लिए आर्टिकल है 157, राज्यपाल जो होते हैं ये केवल नागरिक ही लोग बन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI की पोस्ट, है ना, तो AGI का कौन सा आर्टिकल है महान्यायवादी का, 76। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया AGS, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये राज्यों में होते हैं, ये आर्टिकल 165, ये राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं, ये महान्यायवादी होता है। तो ये सारे आर्टिकल हैं केवल नागरिकों के लिए प्रोविजंस किए गए, ठीक है। इसके अलावा उनके अलावा कुछ और भी ड्यूटीज बताई गई हैं, है ना, जैसे कि आपको टैक्स पे करना है, केवल नागरिकों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, है ना, कि आप टैक्स पे करेंगे, जैसे बहुत सारे राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं उनकी, नागरिकों के लिए कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, है ना, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, है ना, एंथम, है ना, हमारे जो राष्ट्रगान है उसका आप सम्मान करोगे, है ना, झंडों का सम्मान करोगे आप। तो ये सारी चीज़ें कुछ ड्यूटीज़ भी हैं उसके अलावा, है ना, और हमारी इमारतों वगैरह को संरक्षित करके रखोगे। बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो उसमें हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि हमारी सिटीजनशिप का नेचर क्या है, नेचर, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, नेचर कैसा है इसकी प्रकृति कैसी है सिटीजनशिप की, है ना। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, सीधे सीधे क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप है ना, एकहरी नागरिकता का प्रोविजन किया गया, ठीक है, एकहरी नागरिकता का प्रोविजन किया गया है। कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड कराया गया है, इसके कुछ एक्सेप्शंस सुनने को मिलेंगे आपको, इसके कुछ अपवाद मिलेंगे। अब वो अपवाद कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग एक्सेप्शंस भी देख लेते हैं। अगर कभी आ जाए सिंगल सिटीजनशिप का एक्सेप्शंस क्या है, जैसे एक आर्टिकल है 15 और उसका है पार्ट 1। 15 का पार्ट 1 है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अब शिक्षण संस्थाओं में राज्य के निवासियों को विशेष छूट दे सकती है, आर्टिकल 15 का 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आर्टिकल का 15 का 1 क्या कहता है, राज्य सरकारों पर डिपेंड करती है ना, राज्य सरकारें शिक्षण संस्थाओं में राज्य के निवासियों को छूट दे सकती है, बहुत, ठीक है। इसी के अलावा एक आर्टिकल आता है एक्सेप्शन में ही है, आर्टिकल 16 का 3, ठीक है। जैसे राज्य चाहे तो निवास संबंधी अहर्ता लागू कर सकता है, राज्य निवास अहर्ता को लागू कर सकता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या मध्य प्रदेश के निवासी हो तो कुछ विशेष चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। पदों पर नियुक्ति के लिए कुछ प्रोविजंस बना सकता है, अगर आप राज्य के निवासी हो तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था आंध्र प्रदेश में है,
निवास अर्हता पदों पर नियुक्ति के संबंध में आंध्रा में ऐसी व्यवस्था की गई है, आंध्र प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, तो संविधान में ये प्रोविजन किया गया है कि उसको वहां पर छूट दी गई। ठीक है, इसके लिए इस प्रोविजन के लिए जो आंध्र प्रदेश वाला है, इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था आंध्र प्रदेश में प्रोविजन बनाने के लिए 1973 में। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, और वो था ये जो 1973 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 32nd था, 32वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और एक आर्टिकल जोड़ा गया था इसके लिए, एक 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 नया आर्टिकल जोड़ा गया था, उसको बोलते हैं 371 घा। ठीक है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश को एक विशेष स्टेटस दिया गया था उस समय। ठीक है, एक और एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस में आप एक और समझ सकते हो, 19 का वन, 19 के वन में एक पार्ट है घा। ये क्या कहता है? फ्री मूवमेंट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, फ्री मूवमेंट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये कैसे होंगे? आप कहोगे ये तो गलत बात है। नहीं, गलत नहीं है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आपके जाने से अगर कुछ लोगों को समस्याएं हैं तो वहां पर ये प्रोविजंस किए गए, है ना। आर्टिकल 19 कहता है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है आपको, है ना, 19 के वन में, तो वहां पर कुछ रोक भी लगाई गई है। ठीक है, ये मोस्टली ट्राइबल रीजन में होता है, मोस्टली SC ST के फेवर के लिए किया गया था, SC ST के फेवर के लिए इस प्रोविज़न को उस समय लाया गया था क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, जिसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी जो आर्टिकल 370 था जिसको हटा दिया गया, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ लीगल पर्सन्स होते हैं, तो लीगल पर्सन्स को सिटीजनशिप नहीं कहते हैं। कौन सिटीजनशिप में नहीं आते हैं ना, अगर कभी आ जाए लीगल पर्सन्स आते हैं, जैसे कुछ लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन्स में कौन कौन आता है? जैसे कंपनी आती है, कॉरपोरेशंस आते हैं। ठीक है, ये सिटीजन्स नहीं है, दे आर नॉट सिटीजन्स, इनको सिटीजन्स नहीं माना जाएगा, इनको सिटीजनशिप में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये प्रकार है कि 26 जनवरी हमने आपको बात की थी, 26 जनवरी 1950 को क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, संविधान में शुरू में क्या किया गया था, बहुत सारी चीज़ें उसमें उस समय जोड़े गए थे, संवैधानिक प्रावधानों को लाया गया था। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बहुत अलग हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी हम लोग जब डिटेल क्लास में करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। जैसे 26 जनवरी को हमने बात की, 26 जनवरी 1950। ठीक है, उस समय एक हमने डेट दी थी, 26 जनवरी को हमारा क्या हुआ था? संविधान शुरू हुआ था, हमारा संविधान लागू हो गया। तो हमने उस समय कुछ चीज़ें बनाई कि सिटीजन्स को कैसे कैसे किस तरीके से हमें सिटीजनशिप या नागरिकता लेनी होगी, किसके आधार पर होगी, किस बेसिस पर होगी, कैसे समाप्त होगी, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डीपली क्वेश्चंस नहीं आते। अब कैसे होगी? तो हम लोग ले सकते हैं बाई डोमिसाइल। डोमिसाइल को बोलते हैं निवास के आधार पर, या इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवास द्वारा। अगर वहां अधिवास लिखा हुआ है तो दरअसल इसका मतलब निवास ही है, इसको कुछ अन्यथा नहीं लेना है। और ये प्रोविजन है आर्टिकल 5, आपके संविधान का आर्टिकल 5 इसकी बात करता है। ठीक है, कि वो कहता है डोमिसाइल में कि भाई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, उसका जन्म यहाँ पर हुआ हो, उसके माता पिता में से कोई हो, है ना, उसका जन्म हुआ हो या फिर माता पिता का जन्म हुआ हो। ठीक है, या वह संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, ठीक है, संविधान से पहले 5 वर्षों से रह रहा हो। ये सारी चीजें अब क्वेश्चंस में नहीं आती हैं। खैर, आपको इनके आर्टिकल पता होने चाहिए। दूसरा जो प्रोविजन है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है बाय माइग्रेशन, कि आप माइग्रेट करके कहीं से आए हो।
ठीक है, माइग्रेशन वाला आर्टिकल है आर्टिकल 6, आर्टिकल 6। ठीक है, कहां से कोई इंडिया आया हो पाकिस्तान से, माइग्रेशन कहां से हुआ हो, फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके लिए प्रोविजन करा गया कि कई सारी चीजें रखी गई, दो कंडीशन दी गई है कि बिफोर जुलाई 19 1948, है ना, 19 जुलाई 1948, है ना, उससे पहले आ गया हो, ठीक है, या फिर आफ्टर आया हो, दो कंडीशन दी गई। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे वहां पर आवेदन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज में आईएएस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो। फिर भी आपको बताना अपना काम है। अब आर्टिकल 7 की बात करें, कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान को माइग्रेट कर गए, है ना, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए कई सारे लोग चले गए, तो उनके लिए बनाए गए। तो आर्टिकल है नेक्स्ट, पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले लोगों को नागरिकता, पाकिस्तान को माइग्रेट करने वाले, माइग्रेशन करने वाले, अब इनके लिए बनाया गया आर्टिकल 7। ठीक है, अब क्या करें, ये माइग्रेट कर गए, अब ये क्या थे, पहले इंडिया में थे, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, अब पाकिस्तान से इंडिया वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये भारत के नागरिक नहीं है। अब मान लो ये परमिट लेके आ गया है, अब ये परमिट को लेकर वापस आ गया है। ठीक है, तो उसे कम से कम उस समय, उसी समय की बात है ये, जब देश आजाद हुआ, तो कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद उसका पंजीकरण किया जाएगा। तो क्या होगा, 6 महीने बाद पंजीकरण होगा। ये उसी समय के प्रोविजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता देनी हो, अगर भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता, तो इसके लिए जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 8। ठीक है, अब संविधान के प्रारंभ के समय भारत के निवासी नहीं थे, किंतु भारतीय मूल के हैं, ध्यान देना, भारतीय मूल के हैं, मतलब उनके दादा दादी, माता पिता, किसी का जन्म 1935 के भारत शासन वाले। ठीक है, तो मतलब भारतीय मूल के कैसे, मतलब भारत के नहीं, लेकिन उनके माता पिता होंगे या फिर दादा दादी होंगे या फिर नाना नानी होंगे। ठीक है, ये सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, अगर ये अधिनियम के तहत इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो उनकी नागरिकता को क्या कर लेंगे, वो लोग एक आवेदन करेंगे और हम लोग उनको पंजीकरण कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म है, इस तरह से तो हम लोग क्या करते हैं, इनको एक्सेप्ट करते हैं। अब समाप्ति कैसे करते हैं, ठीक है, एक और है, अब अगर किसी विदेशी क्षेत्र को अपने में मिला लो तो उससे भी नागरिकता आ जाएगी। एक और तरीका है नागरिकता को अपने में मिलाने का, किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लो, जैसे सिक्किम का किया था, किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण, तो अधिग्रहण के साथ वो भूभाग भी अपना हो जाएगा और नागरिक भी अपनी हो जाएगी, नागरिकता भी अपनी हो जाएगी। तो ये 5 हैं जिनके तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नागरिकता को लेते हैं। अब नागरिकता की समाप्ति कैसे करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए इनकी समाप्ति किस तरीके से होती है, टर्मिनेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन या समाप्ति, इसकी समाप्ति कैसे होती है, तो समाप्ति के लिए कई सारे प्रोविजंस हैं। एक है आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 कहता है, अगर वह स्वेच्छा से
किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ले, किसी दूसरे देश को ऐसे लिख लो, किसी दूसरे देश की नागरिकता, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले। अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, ठीक है, तो आर्टिकल 5, 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक ले ही नहीं जाएगा, तो इससे समाप्ति हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका है आर्टिकल 10, संसद विधि बना के, ठीक है, कोई ऐसा नियम बना दे और उससे किसी को नागरिकता से वंचित कर दे, तो ये पार्लियामेंट वाला हो जाएगा। संसद विधि बनाकर किसी को टर्मिनेट कर दे, कि नागरिकता की समाप्ति कर दे। ठीक है। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि त्याग मतलब कैसे करते हैं, कोई व्यक्ति खुद त्याग दे, कोई परित्याग कर दे, ठीक है, खुद त्याग दे तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसकी नागरिकता, ठीक है। या फिर क्या कर ले, कोई देशीकरण द्वारा या भारत की नागरिकता वगैरह को किसी दूसरे देश में चला गया, या फिर उसको वंचित कर दिया जाए, संसद विधि बनाकर वंचित जैसे करती थी, है ना, तो परित्याग कर दे वो भी सही है। ठीक है, अब किसी को वंचित कर दिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको वंचित कर सकते हैं किसी के द्वारा। अब बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन हमें जो मेन जानना है 1955 वाला हम लोग जो करते थे अभी तक, ठीक है, वो वाला एक्ट जानना है। देशीकरण के द्वारा भी लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो कैसे ग्रहण कर रहे हैं, कैसे त्याग रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो परित्याग आपको याद रखना है, टर्मिनेशन याद रखना है आपको, ठीक है, और तीसरा वंचित किया जाना याद रखना है। टर्मिनेशन मतलब नागरिकता की समाप्ति हो जाए। ठीक है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, तो यहाँ पर आर्टिकल 9 लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पर फिलहाल इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस कम आते हैं। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है, एनआरआई वगैरह हैं, या पर्सन ऑफ ओरिजिन वाले जो पीआईओ वाले हैं, उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस फिलहाल नहीं बन रहे हैं। अपन को सिटीजनशिप एक्ट 1955 देखना होगा। तो आपको क्या देखना है, आपको इसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना होगा। और यही वो प्रोविजन है जिसके तहत इस समय नागरिकता देने का प्रोविजंस किया जाता है, कि जन्म के आधार पर वंशाधिकार और नागरिकता के आधार पर पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा नागरिकता समाप्ति कैसे करेंगे, तो आर्टिकल 9 और 10, ठीक है, उनके आधार पर किसी को टर्मिनेट करेगा। और आर्टिकल 11 के द्वारा संसद विधि बना सकती है, ठीक है, संसद विधि बनाकर किसी को वंचित कर दे। ठीक है, तो आर्टिकल 10 में ये बात है कि किसी नागरिकत्व को विधि के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से नहीं छीन सकते हो, केवल संसद विधि के द्वारा वंचित कर दे तो ठीक है, और कोई और तरीका नहीं हो सकता है। कैसे देनी है उसके लिए आर्टिकल 11 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नागरिकता के प्रोविजंस में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।